नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सुबह हमारी क्लास चलती है कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर सीरीज, उसके लेक्चर नंबर 63 में हमने 2 एजेंडा बनाया था और उस 2 एजेंडा में से एक एजेंडा को कवर कर लिया गया था और समय के अभाव के कारण उस दिन जो दूसरा एजेंडा था उसको कवर नहीं किया गया था। उस एजेंडा को अभी हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार हम लोग बोर्ड पर चलते हैं और पहले समझते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो ये हमारा कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर सीरीज की क्लास है। इस क्लास में अभी मैं फिर इस पेज पर आऊंगा। 1 मिनट के लिए आपको पहले पिछले क्लास की बोर्ड पर ले चलता हूं, उसके बाद फिर इस पेज पर आऊंगा। एक बार मैं आपको यहां समझाऊंगा कि इस सीरीज में हम लोग किस तरीके से और आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम बोर्ड पर आ जाते हैं और बोर्ड पर देखते हैं कि ये हमारा एजेंडा, ये लेक्चर नंबर 63 है जो आपको रिमाइंड आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। डेफिनेटली आप देख भी लिए होंगे। अब उसके पार्ट 1 में मैंने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते जो कि न्यूज में बना था उसको मैंने करा दिया था आपको। और अब आज की क्लास में आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि आयुष चिकित्सा पद्धति उस दिन कवर नहीं हो पाया था। इसलिए इस लेक्चर का नाम आपको YouTube पर किस नाम से मिलेगा, तो लेक्चर नंबर 63 पार्ट 2 के नाम से मिलेगा, जो कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर सीरीज के नाम से चलता है, हमारा फ्री इनिशिएटिव। तो ये तो बात हो गई कि हम क्या एजेंडा बनाए थे। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर चाहे वो एनसीईआरटी सीरीज हो, चाहे वो कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर की सीरीज हो, चाहे वो एजेंडा 875 सुपर कंसेप्ट क्लासेस की सीरीज हो, उससे जुड़े कुछ भी पीडीएफ के मटेरियल या इवन बोर्ड जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इसका फोटो आपको अगर चाहिए या मुझे आपको उपलब्ध कराना होता है तो उसका एक माध्यम है। और वो माध्यम क्या है, तो रिमाइंड आईएएस ऑफिशियल का पब्लिक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक दिया होगा, उस लिंक को ज्वाइन करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो गूगल प्ले स्टोर से रिमाइंड आईएएस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं। खैर, ये बातें एक मीडियम की हो गई कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बाकी यूट्यूब पर तो जुड़ ही रहे हैं। तो ये तो हमारे क्लास की बात हो गई। अब हम लोग आयुष चिकित्सा पद्धति का संक्षिप्त परिचय करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर सीरीज जो चलता है, इसका पूरा मुद्दा ही मेरा ये रहता है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपको पढ़ना कहां से है। और इसलिए इस लेक्चर में आप देखेंगे कंटिन्यूअस इवॉल्व होती गई हैं बातें। क्वेश्चंस आपको दिए गए, क्वेश्चंस का आंसर कराया गया, एजेंडा भी बनाकर समझाया गया। और अब थोड़ी सी इसमें इनिशिएटिव क्या बदल रहे हैं वो आपको भी समझाएंगे। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे हमारे, आयुष के लिए मैं पूरा मैटर आपको दिखाऊंगा। इवन मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मैं आपको आयुष मिनिस्ट्री पर ले चलूंगा। इस आयुष मिनिस्ट्री से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये चीजें पढ़नी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं तब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इवन अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो इसके मेंस एग्जाम में स्पष्टतः लिखा हुआ है आयुष चिकित्सा पद्धतियां। खैर, मैं एकदम ब्रॉड लेवल पर उस तरीके से सिलेबस कवर नहीं करने जा रहा यहाँ पे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से जुड़ी जो कंसेप्ट है उनसे बातों को समझाना है मुझे। लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और पढ़ना कहां से है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आयुष मिनिस्ट्री के साइट पर भी ले चलूंगा। उसके अलावा मैं आपको थोड़ी चीजें और पहले दिखा लूं कि इस सीरीज में क्या क्या रहेगा। उसके बाद मैं जो हैंड रिटेन नोट्स बनाया हूं इसका, उस हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड पर भी ले चलूंगा। ये आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, और ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध भी हो जाएगा क्लास के बाद। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो थोड़ा पीछे आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये बताने के बाद मैं आपको पहले ले चलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल अगर रिमाइंड आईएएस का आप ज्वाइन किए होंगे तो लगभग हर रोज इक्का दुक्का दिन कभी बाउंस हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हर रोज, जैसे 3 नवंबर का ये है तो हर रोज आप देखेंगे कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर सीरीज का ऐसे ही आज की महत्वपूर्ण खबरें डाली जाती हैं जो एकदम महत्वपूर्ण न्यूज में चीजें होती हैं उनको यहां पर लेके आया जाता है। जैसे आप देखेंगे बढ़ती भूखमरी और भोजन की बर्बादी, तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पढ़ना चाहिए। आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत कुछ बातें इससे आपको समझ में आ जाएंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा पढ़ने के बाद आपको यहां यह भी बता दिया जाता है कि क्या करना है आपको। तो इस पूरे इशू को पढ़ने के बाद आप इसको लिंक करेंगे किससे, गरीबी और भूखमरी से। और इवन जो एजेंडा 875 वाली सीरीज हमारी है उसमें अभी जनांकिकी वाला लेक्चर थोड़ा कुछ कारणों से पोस्टपोन पड़ा हुआ है, अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो जनांकिकी के बाद गरीबी और भूखमरी ही आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां आपको और ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लिंक कर सकते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इन चीजों को करेंगे ही। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप देखेंगे फिर यहां पे बताया जा रहा है कि और क्या करना है आपको। तो गोविंद गिरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी, यहाँ पे भगत मूवमेंट, अक्सर आप देखेंगे भगत मूवमेंट इज दिस, भगत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ ताना भगत मूवमेंट। तो इस तरीके से कुछ आपको कीवर्ड दे दिए गए हैं, इन कीवर्ड को आप यहां समझेंगे। फिर जाति जनगणना की मांग उचित नहीं, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ बातें यहां पे देखेंगे बात की गई हैं और आपको लास्ट में रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करना, व्हाट इज सेंसस, सेंसस क्या है, व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस क्या है, हु कंडक्ट सेंसस, लॉ रिलेटेड टू सेंसस, हिस्ट्री ऑफ सेंसस, डेटा ऑफ रिसेंट सेंसस। और ये जनांकिकी एजेंडा 875 में चल ही रहा है तो वहां आपको और भी चीजें मैं बता दूंगा। अब मुद्दा यह है कि ये तो आपको खुद करना है। मैं इस सीरीज में अब जो थोड़ा सा नया बदलाव होगा, हर रोज होगा ये, अभी थोड़े समय बाद या अभी जो थोड़ी समस्याएं चल रही हैं वो एक बार क्लियर हो जाएं तो फिर रेगुलर होगा या सप्ताह में 3 या 4 दिन होगा, वो अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इन चीजों को मैं कवर कर दिया करूंगा, ये तो आप पढ़ेंगे ही, ये आप रिवाइज करेंगे। इसमें आपको दिक्कत होती है कि सर ये कहां से हम, इसका स्रोत क्या रहे, हमारे पास उतने स्रोत नहीं हैं, तो मैं आपको सोर्सेस दिखाया करूंगा कि किस सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए और इन बातों को ही कवर करने का प्रयास किया करूंगा। जैसी जितनी भी ऐसी बातें हाईलाइटेड होती हैं, जैसे देखिए 8000 प्रवासी पक्षी मोरेल बांध पहुंचे। अब मोरेल बांध कहाँ है यह आपको आइडिया होना चाहिए कि मोरेल बांध है क्या, ये हमको पता होना चाहिए कहाँ है। और उसके बाद प्रवासी पक्षियों के बारे में पता होना चाहिए। तो माइग्रेटरी बर्ड देखिए यहाँ पे रिवाइज के लिए मैटर दे दिया गया है, इनको आप रिवाइज करेंगे और ये रेगुलर आपके पास टेलीग्राम पर पहुंचता रहता है। ये रेगुलर हमारे तरफ से आपके यहाँ टेलीग्राम पर पहुंचता रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आतंक फैलाने में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है इंटरनेट। तो इंटरनेट आज आतंकवाद या तमाम प्रकार के जो अच्छी बातें हैं उनके लिए भी अपना रोल अदा कर रहा है और बुरी चीजों में भी उसका रोल महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इन पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दिया गया है, इसको आप पढ़िएगा और इसको इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट सिक्योरिटी, ऐसी बातों को आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको कई जगहों पर कई पेपर में काम करेगा। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी बात, हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ही इस वक्तव्य को बोला है कि रुपए की स्थिति जानने के लिए पहले डॉलर को समझना पड़ेगा। अब ये आपको इकोनॉमी की बात है, थोड़ी टफ लगेगी, बट टेंशन नहीं लेना है, इसको टफ होने नहीं देंगे। ये आप भले ये पढ़ लो पूरी ढंग से और उसके बाद इस बात को मैं क्रक्स के तौर पर समझाया करूंगा। तो अब इस सीरीज में जो क्वेश्चन आंसर सिखाना था मैंने सिखा दिया आपको, एजेंडा बना के पढ़ाना भी सिखा दिया। अब फिर एजेंडा पर लौटेंगे और इसके थ्रू एजेंडा पर लौटेंगे। जो भी समसामयिक तरीके से चीजें आ रही हैं उनके बारे में मैं इस सीरीज में व्याख्या करता रहूंगा। लाइव क्लासेस ही रहा करेंगी,
कभी कभी जैसे ऐसा लगेगा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, तो आपको ये रिकॉर्डेड क्लास इसका मिल जाया करेगा, लेकिन सीरीज चलती रहेगी, आपको बहुत कुछ इसे सीखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि आप इसको पढ़ें और मैं इन बातों को ही आगे ले चला करूंगा, रिवाइज किया करूंगा। एक बार फिर मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि आगे और देखेंगे तो इंग्लिश में भी यहां पे कुछ दिया है, कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेचर बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम असेंबली। इस पर तो क्वेश्चन आए भी हैं, यूपीएससी में भी देखेंगे तो इस पर क्वेश्चन आए हैं, और स्टेट पीएससीओ में भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, मेंस पर भी आए हैं, प्रीलिम्स में भी आए हैं, और आने की संभावनाएं भी फ्यूचर में हैं। तो इन पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको भी लिंक कर सकते हैं। मैं ये जो लिंक वाली बातें हैं इनको कवर किया करूंगा, और इवन संभवतः 2 या 3 दिन बाद ये जो जाती है बातें, इसमें आप देखेंगे कि 1 पेज या 2 पेज और एक्स्ट्रा ऐड होगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन सीरीज रहेगा, और उस एक्सप्लेनेशन पेजेस पर इन्हीं का एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, शॉर्ट में हमारे तरफ से उपलब्ध हो जाया करेगा। बाकी आप लोग थोड़ा और सर्च करेंगे, जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ होना जाना है नहीं। सिर्फ चाहेंगे आपकी कि उधार की बातें हम लेके चलें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उधार का लेने में दिक्कत क्या होगा कि आपको हर एक चीज अगर आप चाहें कि दूसरे के थ्रू ही हम लें, तो एक बड़ा बढ़िया जोक है, उससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कि केवल लेने और दूसरे के स्रोतों पर अगर हम केवल डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा। एक क्लास में मातृभाषा, मदर टंग, आजकल बात चल रही है मदर टंग की, हम मातृभाषा पर काफी फोकस किया जाए। तो एक क्लास में एक टीचर एक बच्चे को खड़ा किए और बोले कि बेटा एक काम कर, ये टेबल पर तुम लोग लंच हुआ था, लंच के बाद सब चाय वगैरह खाना वगैरह गिरा हुआ था। तो टीचर आए, उनका दिमाग भड़क गया, वो बोले कि ये क्या मजाक है, और बच्चों को खड़ा करा के पूछे कि सही सही बताओ नहीं तो बहुत पीटे जाओगे, टेबल पर चाय किसने गिराया, और मातृभाषा में बताओ इस बात को। सभी लोग मातृभाषा में इस बात को बताओ कि टेबल पर चाय किसने गिराया। तो बच्चा खड़ा हुआ, वो हर चीज रटा हुआ था, तो उसको मातृभाषा को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिमाग में देखा, बोला कि ऐसा इसका मतलब होता है मदर टंग, मतलब माता की भाषा, मम्मी की भाषा। और फिर वो मम्मी की भाषा में बोला। एक ने खड़े होकर उसने बोला कि जी हाँ सर मैंने गिराया है। टीचर तो सोचा बड़ा दमदार लड़का है, ऐसे कैसे बोल रहा है कि मैंने गिराया है। तो हाँ बोलने के बाद रुका कहाँ, वो तो मम्मी की भाषा में, देखा था घर पे कि मम्मी कैसे बोलती हैं। अब बोला वो था राजस्थान का, और बागड़ी भाषा में, या बोल सकते हैं राजस्थानी जो भाषा होती है उसमें बोला, अरे छाती कूटा मारा जीव लिया अरे छाती कूटा मारा जीव लिया, बिना थने चैन न पड़ो मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूं कि अरे छाती कूटा मारा जीव लिया, बिना थने चैन न पड़ो, ओको थारो बाप ढोली चाय। अब अध्यापक एकदम सन्न रह गया कि यार मैं पनिशमेंट देने वाला था, ये तो इसने मुझे पनिशमेंट दे दिया। तो रटाई इस तरीके से नहीं करनी है हमें कि मातृभाषा को फिर मम्मी की भाषा बोलने लगे। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो अब क्लास में आते हैं और हम लोग बोर्ड पर चलते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो बोर्ड पर मैं आ जाता हूं और आज का एजेंडा है आयुष चिकित्सा पद्धति संक्षिप्त परिचय पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जो पढ़ाया था, आज फिर से बोर्ड के फोटो के साथ आपके पास जाएगा वो ये, लेकिन नेक्स्ट पेज पर मैं यहां आयुष चिकित्सा पद्धति लिख देता हूं, और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी बात मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा, और बाकी नोट मैंने हैंड रिटन खुद बनाया है तो उसके थ्रू चलूंगा, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आयुष चिकित्सा पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति, और ये न्यूज में आया था। क्यों न्यूज में आया था? अगर आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी याद होगा, मुझे भी याद है। क्या न्यूज में था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है हर एक जिला इस अस्पतालों में क्या कर रही है, तो आयुष जो डॉक्टर हैं उनको बैठाएगी और आयुष विभाग की स्थापना करेगी। यहां से ये कहानी न्यूज में आई थी, और कई जगहों पर आप इसको न्यूज में सुन चुके हैं। कई
इनिशिएटिव भी चलते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन, ऐसे तो तमाम प्रकार के न्यूज में चीज़ें बनती रहती हैं। थोड़ा हम लोग बेसिक परिचय ले लेते हैं, बाकी जिनके सिलेबस में स्पष्टतः मेंशन है, बहुत ज़्यादा डीप में मेंशन है, उसके लिए फिर क्लास में पढ़ा जाता है। चलिए, तो आयुष चिकित्सा पद्धति पर अगर हम आए तो सबसे पहले तो इसमें यह ध्यान रख लो कि आयुष चिकित्सा पद्धति जो है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। कई बार नाम से तकलीफ हो जाती है। ए मतलब आयुर्वेद, ए मतलब है आयुर्वेद, इंग्लिश में आयुर्वेदा बोल देते हैं। वाई मतलब है योग या योगा इंग्लिश में बोलते हैं। यू मतलब है यूनानी, यू मतलब है यूनानी। एस मतलब है सिद्ध, इंग्लिश में सिद्धा बोल देते हैं, डबल डी आएगा, ध्यान रखिएगा, सिद्धा। और एच मतलब होम्योपैथ, होम्योपैथ या होम्योपैथी। अब आपके दिमाग में कई बार एग्जाम में यही पूछ लेगा कि आयुष में शामिल पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, तो अगर आप नाम से, नाम का जो एब्रीविएशन यहां पे दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप दिया है, इससे तकलीफ में आ जाएंगे। केवल यही नहीं है, आयुष में बाद में 2010 में इसको स्थापित करके एक और जोड़ दिया गया जिसका नाम है सोवा रिगपा, सोवा रिगपा। उसके बाद आपको लगे कि शायद यही है, तो ये भी नहीं है, ध्यान रखो। इसके अलावा आयुष मंत्रालय की साइट पे ले चलूंगा मैं, आप देखेंगे इत्यादि भी डाला है आगे। इत्यादि मतलब और भी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, तो केवल ये बोलेगा तो सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में सबसे लेटेस्ट जो अभी शामिल की गई है चिकित्सा पद्धति, वो चिकित्सा पद्धति क्या है? सोवा रिगपा है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये चिकित्सा पद्धतियां हैं। हम यही क्या करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा आयुष मंत्रालय की बात कर लेंगे, 1 मिनट का। हाँ, तो आयुष मंत्रालय का सफर देख लेंगे कि आयुष मंत्रालय जो 2014 में बना, उससे पहले क्या था ये। तो आयुष मंत्रालय का सफर देख लेंगे थोड़ा हम लोग, और उसके बाद फिर आयुष मंत्रालय का सफर देखने के बाद संक्षिप्त रूप से इन पद्धतियों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये पद्धतियां हैं क्या। बहुत ही संक्षिप्त रूप से ये बात आप ध्यान रखें। अब इसमें पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आयुर्वेद तो भारत का स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, योग भी भारत का स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है। यूनानी रियल में इसका उद्गम हुआ है यूनान से, जिसको ग्रीस, आज ग्रीस कंट्री है, हालांकि पहले काफी बड़ा दायरा था, अब तो छोटा सीमा है उसका। ग्रीस छोटा सा देश है, भूमध्य सागर में देखेंगे आप। तो अभी नेतन्याहू जी फिर से जीत गए हैं, तो इजराइल न्यूज में आ गया है। बस इजराइल का मैप आप देख रहे होंगे, तो ग्रीस का मैप देख लेंगे, उसके ऊपर झांक लीजिएगा एक बार। खैर, अपने टॉपिक पे आए, तो ये वहां विकसित हुई, फिर ईरान, अरब, भारत में आई, फिर इस तरीके से अलग अलग देशों के मिक्स प्रथा से एक तरीके से यूनानी आज बनी है, लेकिन उद्गम कहीं ना कहीं इसका यूनान में है। इसलिए यूनान सिद्ध जो है ये भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जो खासकर दक्षिण भारत में चलती है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की इंडिजिनस कही जा सकती है, दक्षिण भारत में इसका रोल ज्यादा है। सोवा रिगपा, अब चीन तो बोल रहा है कि मेरा है, क्योंकि तिब्बत, मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत की चिकित्सा पद्धति है ये। तो तिब्बत आज चीन के पास है, 1959 के बाद हड़प लिया है। वो मैंने आपको एजेंडा 75 वाली सीरीज में समझाया था, जब उसका लेक्चर ले रहा था संघवाद वाला। तो सोवा रिगपा, लेकिन भारत में ये प्रचलित है, भारत के खासकर पहाड़ी राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं आप, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, लद्दाख में चले जाएं, तो सोवा रिगपा खासकर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर, तो ये चीन इस पे दावा करता है कि मेरा है। अदरवाइज भारत की पद्धति आज ये हमारी आयुष पद्धति में शामिल है। बाकी जो होम्योपैथ है, ये रियल उद्गम इसका जर्मनी में हुआ है, 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आई है। 1813 में जो उन्होंने चार्टर एक्ट बना था, जिससे ईसाई मिशनरियों को आने के लिए अनुमति मिल गई थी, उसके थ्रू धीरे धीरे ये 1810 के बाद भारत में अच्छे से आना शुरू हुआ। तो ये जर्मनी की चिकित्सा पद्धति है। बट आज भारत में आप देखेंगे यूपी, बिहार, एमपी, इसमें खासकर प्रचलित है
आप देखेंगे ये पहाड़ी राज्यों में प्रचलित है, तो ये साउथ के राज्यों में प्रचलित है। ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में काफी प्रचलित है, एमपी में भी है और भी राज्यों में है, लेकिन उधर ज्यादा है। योग तो पूरा विश्व में ही आजकल फैलाया जा रहा है। आयुर्वेद देखेंगे तो ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, इन एरिया में, केरला, वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। तो खैर ये एक हमने जनरल सा बेस बना लिया। अब टॉपिक पे चलते हैं। चूंकि मैंने पहले से बातें लिख लिया है और इसलिए नोट पहले बोर्ड पर नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ध्यान से समझेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां मैं बोर्ड का सहारा लूंगा। अदरवाइज लगभग जितनी बातें हमको जाननी है इस सीरीज के अकॉर्डिंग उतनी बातें मैंने यहां बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है आयुष चिकित्सा पद्धतियां। सबसे पहले मंत्रालय का सफर देखते हैं कि मंत्रालय का सफर क्या है। तो पहला बिंदु यह है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग का मार्च 1995 में परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थापित किया गया था। कुल मिलाके कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा विभाग को भारत सरकार का जो मंत्रालय है परिवार कल्याण मंत्रालय, इसमें 1995 में स्थापित किया गया इस विभाग को। आपको पता है कि मंत्रालय के अंदर विभाग होते हैं, विभाग के अंदर अनुभाग होते हैं, ये अलग एक मुद्दा है, लेकिन इस मंत्रालय के तहत इस विभाग को स्थापित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर, और 2003 है मतलब जाहिर सी बात है कौन रहे होंगे हमारे पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे नेता रह चुके हैं, बहुत अच्छे पीएम भी रह चुके हैं भारत के। तो नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग रखा गया। और आयुष आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, योग व सिद्ध, उस समय तो यही था, सिद्ध का संक्षिप्त रूप है, परंतु सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। अतः सोवा रिगपा आयुष चिकित्सा पद्धति में शामिल सबसे नई सदस्य है। तो आयुष चिकित्सा पद्धति में सबसे नया अगर कुछ है तो वो क्या है, सोवा रिगपा। आगे और भी जुड़ सकते हैं, और भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, बट अभी इतनी हैं। अब आते हैं थोड़ा नीचे, तो देखते हैं कि मैं थोड़ा सा इसका जूम कम कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो कहीं। देखिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की नीति के तहत 9/11/2014 से जब मोदी जी आए, पीएम बने, तो 9/11/2014 से आयुष विभाग को अब आयुष मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात अब इसका खुद का ही मंत्रालय है। अब ये स्वास्थ्य विभाग के तहत नहीं आता, सॉरी, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक विभाग नहीं रहा है, अब ये अपना खुद का एक मंत्रालय है, और जो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव था। अब आगे आते हैं। अब इसके आगे अगर हम आए तो आगे अब आयुष मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है, ये बात हो गई। अब मंत्रालय का सफर में हमको इतनी बात काफी है। मंत्रालय का सफर कैसे चला, एक विभाग से शुरू होकर आज मंत्रालय बन गया है, ये बात हमने देख लिया। अब थोड़ी सी बात, आयुष चिकित्सा प्रणाली क्या है। तो ये मैं गवर्नमेंट की साइट से ही चीजें उठाया हूं, आपको अभी दिखाऊंगा भी मैं, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट्स पर जो बातें बोली जा रही हैं वही बात मैंने लिया है। देखिए क्या है, आयुष चिकित्सा प्रणाली क्या है। यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों व होम्योपैथी, आप बोलेंगे सर यूनानी भारतीय है क्या। एक्चुअली यूनानी बहुत पहले आई, खासकर कहा जा सकता है कि जो मध्यकाल के दौरान भारत में आई, मुगल वगैरह और बाकी जो लोग मुस्लिम आक्रमण जो हमारे देश पर हुआ उनके थ्रू आई और आके यहाँ पे घुल मिल गई, इतना लंबा इतिहास रह गया तो वो भारत की भी रह हो गई है। होम्योपैथ को अलग से, क्योंकि होम्योपैथ का उद्भव बहुत पुराना नहीं है, वैसे तो इसका इतिहास पुराना ही माना जाता है, हिप्पोक्रेटस के समय से माना जाता है, लेकिन जो सैमुअल हैनीमैन हैं उन्होंने इसके बारे में
इसको स्थापित किया, कोडिबद्ध किया या कोडिफाई किया, और इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत पुरानी नहीं है पद्धति है, और इसलिए इसको हम जर्मनी की पद्धति के रूप में विशेष रूप से जानते हैं। और हमारा मंत्रालय भी यही बोलता है कि भारतीय चिकित्सा प्रणालियों एवं होम्योपैथी का एक समूह है। क्या? आयुष चिकित्सा प्रणाली। आयुष का अर्थ क्या है ये भी साइट पर मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैंने लिख लिया है कि आपको यहां मैं समझा पाऊं, फिर साइट पर दिखा दूंगा। आयुष का अर्थ मैंने सीधे साइट से बातें ली हैं। क्या? कि पारंपरिक व गैर एलोपैथी स्वास्थ्य परिचर्चा और उपचार पद्धतियां जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी इत्यादि शामिल है। ये भारत के आयुष मंत्रालय जो है उसके साइट से मैंने बातें उठाई हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इंग्लिश में भी मैंने यहां लिखा है ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी एटसेट्रा। तो ये बातें इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दे रहा है और हिंदी में ये डेफिनेशन दे रहा है। ये ध्यान रखेंगे कि आयुष का अर्थ क्या है। तो आयुष का अर्थ ये बताएंगे आप, पारंपरिक और गैर एलोपैथिक हैं ये। एलोपैथ आपको पता है कि एलोपैथ एकदम अलग सिस्टम में जाती है और इसलिए गैर एलोपैथिक पद्धतियों को इसमें रखा गया है, एलोपैथ को इसमें नहीं रखा गया है। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आयुष चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत लंबी इस पर चर्चा अगर करना चाहे तो, अगर लगेगा ऐसा मुझे, तो मैं आयुर्वेद, योग सबके लिए एक अलग अलग डेडिकेटेड क्लास बना दूंगा, 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, जो जिनके पीएससी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है इनके बारे में, वहां पर मेंस में कुछ आए तो लिखने के लिए। बट यहां मैंने एक संक्षिप्त परिचय देने का ही प्रयास किया है, क्योंकि सीरीज जो है ये कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर की है और बहुत लंबा लेक्चर हो जाता अगर मैं एक को पकड़ने लगूं तो आयुष चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय में आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद जो होता है आयुर प्लस विज्ञान से बनेगा, तो या आयुर प्लस वेदा, तो इसलिए ये क्या है? जीवन का एक विज्ञान है, ये ध्यान रखें। और 2000 BC, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व के आसपास ये विकसित हुई और आज पूरी तरह से उपलब्ध इसके जो 2 ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ क्या है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं इसके अलावा अगर आप आयुर्वेद का स्टडी करते हैं तो भेषज रत्नावली, भेषज चिकित्सा को बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखेंगे, भेषज रत्नावली, रस सार संग्रह, ऐसे तमाम प्रकार के और भी ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ग्रंथ फेमस माने जाते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। अब ध्यान रखेंगे और इसमें क्या है? तो जीवन, रोग व स्वास्थ्य के बारे में आधारभूत दर्शन की व्याख्या करने वाले विभिन्न वैदिक श्लोकों के आधार पर यह विकसित हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन जिसको मैं बता नहीं रहा हूं बल्कि आपसे क्वेश्चन कर ही केवल ले रहा हूं, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आपको सोचना चाहिए ऐसी बातें, केवल आयुर्वेद पढ़ लेने से नहीं होगा, थोड़ा सोचो भी खुद भी कि यार आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। ऐसे ही अन्य जो 4 वेद हैं सबका कोई ना कोई उपवेद है, तो वो कौन कौन से उपवेद हैं उनको रिवाइज करिएगा। तो अब वैदिक, आपको पता है कि वेद अक्सर श्लोकों में चले हैं, संस्कृत में लिखे हैं, तो वैदिक श्लोकों पर आधारित है। 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस, धन्वंतरी जो महान चिकित्सक वैद्य कहे गए हैं हमारे ग्रंथों में, धन्वंतरी, उन्हीं के जन्म दिवस को धनतेरस के रूप में हम मनाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मनाए हैं। तो धन्वंतरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद का दर्शन क्या है? किस बातों को मूल में रख के ये चिकित्सा उपलब्ध कराता है, चिकित्सा करता है? तो
आयुर्वेद का दर्शन जो है पंच महाभूतों या पंच महाआदि तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ये पंच महाआदि तत्व कौन कौन से हैं? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आपके मन में स्वाभाविक सा विचार आ जाता है कि सर ये आकाश का मतलब क्या है। मैं इसलिए बोला कि एक लंबी प्रक्रिया है, आयुर्वेद को पढ़ना है तो कम से कम जीएस के हिसाब से भी 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लगाएंगे तो एकदम एक एक बात क्लियर हो जाएगी। और संभवतः करेंगे, ऐसी बात नहीं है, संभवतः इसको करेंगे किसी दिन एक एक को करके, और वो लाइव में ही कोशिश करेंगे करने का। बट अभी बस ये समझ लो कि आकाश मतलब हमारे शरीर में तमाम प्रकार के क्या हैं, खाली स्पेस भी तो हैं, जिनको बायो बोलता है कैविटी या गुहा। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो कैविटी या गुहा पढ़े होंगे। बहुत बार पढ़ते हैं हम कैविटी और समझ नहीं पाते कि गुहा का मतलब है क्या, कैविटी का मतलब क्या है। हमारे शरीर का कोई भी ऐसा खाली स्थान जहां पर रक्त फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब उस खाली स्थान में रक्त नहीं बह रहा है, उसको कैविटी कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। जैसे मैं मुंह ओपन कर रहा हूं तो मुंह में कहीं ब्लड चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, लेकिन ये खाली स्थान भी है तो मुख कैविटी बोल सकते हैं। ऐसे ही शरीर में अन्य जगहों पे बहुत से ऐसे जगह हैं जिनको कैविटी कहा जाता है, गुहा कहा जाता है, खाली स्पेस है जहां पर रक्त नहीं चल रहा है। नहीं तो मुंह में अगर रक्त चल रहा हो तो मुंह खोल पाते क्या? तो इसको कैविटी या गुहा कहा जाता है। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हमको दिमाग में नहीं आती, हम रटना चाहते हैं, इसलिए मैं शुरू में आपको जोक सुनाया था, उस जोक से भी सीखना है। अब मेरे कहने का मतलब आकाश मतलब वैसी चीजों को यहां आकाश बोला गया है, यह आप ध्यान रखेंगे। वायु डेफिनेटली हमारे शरीर में वायु है, हमारे शरीर में अग्नि भी है। आप सुनते हैं अक्सर किसी आयुर्वेद वैद्य के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके वो पाचन की अग्नि, जठराग्नि और तमाम प्रकार की अग्नि जो है वो शांत हो गई, इसलिए आपका पाचन बिगड़ गया है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है। फिर वो लोग कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिन दवाइयों के माध्यम से उस अग्नि को बढ़ाते हैं, और उस अग्नि को जब बढ़ाते हैं तो पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। लेकिन जब वही अग्नि ज्यादा हो जाती है तो वो पित्त बना देती है और जलन पैदा करने लगती है। फिर हम बोलते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है। अग्नि, जल, शरीर में जल है, और पृथ्वी शरीर में कफ, जो पृथ्वी है शरीर में, पृथ्वी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पृथ्वी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे तत्व हमारे शरीर में हैं। इसलिए अक्सर आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना है। इसका मतलब क्या? क्या ऐसे खुरचते हैं इसलिए माटी का शरीर माटी जैसा थोड़ा सा दिखने लगे? तो नहीं, मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, आयरन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, जितनी भी चीजें हैं लगभग वो सारी चीजें मानव शरीर में भी पाई जाती हैं, इसलिए मिट्टी का शरीर कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो इनके संयोग से, इन सबके संयोग से 3 दोषों का निर्माण होता है, और ये 3 दोष गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये 3 दोष जब असंतुलित होते हैं तब रोग पैदा हो जाता है। ये 3 दोष जब असंतुलित होंगे तब रोग पैदा होगा, और असंतुलित होंगे मतलब या तो घट जाएं या तो बढ़ जाएं। और इनके असंतुलित होने से क्या होता है? वात बनाते हैं, पित्त बनाते हैं, कफ बनाते हैं। यही त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ। वात जो होता है ये आकाश और वायु के मिलने से बनता है। लगभग 80 प्रकार के रोग इससे होते हैं, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। लगभग 80 प्रकार के रोग वात से होते हैं। आपके जोड़ों में दर्द है, डेफिनेटली वात आपका बढ़ा हुआ है। आपका दिमाग फालतू का चला जा रहा है, रुकता ही नहीं है, कुछ भी सोच रहा है, कभी बॉलीवुड सोच रहा है तो कभी प्रवचन सुन रहा है तो कभी कुछ कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच ही रहा है। 100% है आपका वात बढ़ा है। तो वात से जुड़ी तमाम प्रकार के रोग होते हैं। 80 प्रकार के रोग वात से होते हैं। पित्त अग्नि के बढ़ने से होता है, अग्नि के डिस्टरबेंस होने से होता है। 20 या 40 प्रकार के इससे रोग होते हैं। और कफ जल और पृथ्वी के असंतुलित होने से होता है, और ये 10 प्रकार के, लगभग 10 प्रकार के रोग पैदा करता है। तो रोग का मुख्य कारण ये वात पित्त कफ है। वात पित्त कफ, अगर वात पित्त और कफ संतुलित अगर आपके हैं तो आपको रोग होगा ही नहीं, और संतुलित होगा तभी आपको रोग होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये वात और ये
वात और जो ये कफ है, पित्त है, ये चलायमान ज्यादा है और कफ एक तरीके से स्थिर बना रहता है, लूला लंगड़ा जैसा है। वात ही चलाता है। वात महत्वपूर्ण भी है ज्यादा, वात महत्वपूर्ण भी ज्यादा है, लेकिन जब इसकी अधिकता होती है तो तमाम प्रकार के रोग होते हैं हमें। खैर, लंबी प्रक्रिया है आयुर्वेदा की। अगर आयुर्वेदा पे अभी चर्चा करने लगे बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, इसलिए मैं एक बेसिक आपको परिचय दे रहा हूं, सोर्स बता दूंगा, वहां से कुछ पढ़ लेंगे और फिर लगेगा तो अलग से एजेंडा बना के मैं एक एक जो पद्धतियां हैं उस पर 1.5-2 घंटे का लेक्चर बना दूंगा, जिससे आपको जीएस के लेवल पर हर बात समझ में आ जाएगी। बट अभी आयुर्वेद को नहीं रोकते हैं। अब बात करते हैं सिद्ध का। सिद्ध जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या? उपलब्धि। सिद्ध शब्द का अर्थ ही होता है उपलब्धि, और उपलब्धि सिद्ध वे लोग कहलाते हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की हुई है। साउथ का यह पद्धति है। 18 सिद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है इस पद्धति को विकसित करने में। द्रविड़ संस्कृति के साथ अत्यंत निकटता से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली तमिलनाडु में जाएंगे आप तो सिद्ध का जो सिद्ध पद्धति का प्रचार प्रसार या व्यवहार में पालन ज्यादा देख पाएंगे, या उसके आसपास के इलाकों में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को संत अगथियार, जो इन 18 सिद्धों में से एक हैं, के जन्म दिवस पर सिद्ध दिवस का आयोजन किया जाता है। इतनी बात एक संक्षिप्त तौर पर आपको जानने के लिए मैंने बता दिया। अगर प्री में आता है तो इससे आप संभाल पाओगे बातों को, बट मेंस में इतने से बात नहीं संभलेंगी। और मेंस में यूपीएससी पूछेगा तो किसी एक पद्धति पर इतनी डिटेलिंग नहीं पूछ लेगा, एक पद्धति पर इतना डिटेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन जहां स्टेट पीएससी में स्पष्टता ये मेंशन है वहां एक पद्धति पर ही पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब यूनानी पर आ जाते हैं हम। यूनानी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्भव यूनान ग्रीस में हुआ। मध्यकालीन युग के दौरान भारत में इसका आगमन हुआ। यह चिकित्सा पद्धति, अच्छा थोड़ा पहले ये समझ लो, परंतु कालांतर में मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीका का देश है, अरब, ईरान, चीन, सीरिया व भारत के पारंपरिक ज्ञान का समेकन होने से यह और समृद्ध हुआ। यह चिकित्सा पद्धति मिजाज संबंधी सिद्धांत पर आधारित है। अब मिजाज जो आप लोग बोलते हैं कि आज मिजाज खराब है, वो मिजाज नहीं, यह अरबी शब्द है, तो मिजाज पर आधारित है। और मिजाज 4 बताए गए हैं इस पद्धति में: रक्त, बलगम, पीला पित्त और काला पित्त। इन मिजाजों के आधार पर मनुष्य की, मानव की प्रकृति होती है, और वो प्रकृति हो सकती है आशावादी, बलगमी, पित्त प्रकृति और निराशावादी। बहुत ज्यादा आशावादी भी ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं कि आशावादी है तो बहुत बढ़िया है। आशावादी मतलब एग्जाम में पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं और आशा किए हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण आके लिख देंगे, ये अत्यंत आशावादी हो जाएगा। तो आशावादी भी ऐसा नहीं कि केवल आशावादी बहुत पॉजिटिव बात है, आशावादी अच्छी बात है, लेकिन एक कंटेक्स्ट तक। अब इनके अनबैलेंस होने से रोग पैदा होता है। यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य बरकरार रखने हेतु मिजाज का यथोचित संतुलन आवश्यक है। जैसे वात पित्त कफ का आयुर्वेद में संतुलन आवश्यक है, वैसे ही मिजाज का संतुलन किसमें आवश्यक है? यूनानी चिकित्सा पद्धति में। अच्छा, इनके चिकित्सा की जो तरीके होते हैं, आयुर्वेद में रोग का मतलब क्या होता है, यूनानी पद्धति में रोग का मतलब क्या होता है, ये एक व्यापक दृष्टिकोण में आ जाएगा, और इसलिए इन बातों को यहां कवर नहीं कर रहा हूं मैं। इवन एमपीपीएससी में ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट पढ़े हैं या पेड बैचेस में जो पढ़े हैं, उनको फिर उस दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है काफी डिटेल में, एक एक बात। और संभव हुआ तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब पर भी इस चीज को लेके आऊंगा, एक एक सीरीज को, जो राज्य पीएससी में अगर कहीं है तो स्पष्टता वहां पे आपको काम आ जाएगा। अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अब होम्योपैथी में आते हैं तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 3 सिद्धांतों पर यह कार्य करता है।
सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका मतलब क्या कि समान प्रकार के लक्षण पैदा करने वाली कोई औषधि है तो वो उसी प्रकार के रोग को ठीक कर देगी। नहीं समझे होंगे आप, फिर समझो। इनके कहने का मतलब यह है कि भैया अगर दही खाने से आपको जुकाम हो जाता है तो जब आपको जुकाम हुआ रहे तो दही खाने से ही ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि समान लक्षण पैदा करने वाली औषधियां जब उसी प्रकार के लक्षण शरीर में हो तो उनको देने से ठीक हो जाती है। जैसे होम्योपैथ में एक मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिक है, आर्सेनिकम एल्बम करके आता है। अगर आर्सेनिक संखिया बोलते हैं हिंदी में, उसको लेने से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको ले रहा है तो उसको बेचैन हो जाएगा, बेचैनी छा जाएगी उसको, लेकिन घबराने लगेगा। लेकिन अगर किसी को इसी टाइप का लक्षण पहले से दिख रहा है तो उसको ये दवाई दे देने से वो ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये अजीब बात लग रही है अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो, लेकिन आपका वैक्सीन भी तो इसी पर चल रहा है। वैक्सीन कहां किसी अन्य पद्धति पे चल रहा है, इसी पद्धति पे तो वैक्सीन चल रहा है। इसलिए जर्मन पद्धति, ये होम्योपैथ पद्धति बोलता है कि वैक्सीन जो आज एलोपैथ डेवलप कर रही है उसका सही तरीके से देखा जाए तो अगर कोई जन्मदाता है तो होम्योपैथ है, क्योंकि होम्योपैथ उसमें भी क्या किया जाता है। कोरोना के वैक्सीन में क्या हो रहा है, कोरोना जो वायरस है उस वायरस के ही कुछ हिस्से को शरीर में प्रवेशित करा दिया गया छीण करके। देखो उसी को प्रवेशित, जिससे रोग हो रहा है उसको प्रवेशित कराया गया और शरीर में एंटीबॉडी बन जा रही हैं। और फिर जब रियल में वही कभी आक्रमण कर रहा है तो हमारे शरीर के एंटीबॉडी द्वारा, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उसको मार के गिराया जा रहा है और हमको कोविड नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से वैक्सीन की सही पद्धति यहीं पर मिल रही है। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब यह होता है कि समान प्रकार के लक्षण पैदा करने वाली औषधियां ही उसी प्रकार के लक्षणों को ठीक कर सकती हैं। मतलब स्वस्थ व्यक्ति को देंगे तो वैसे लक्षण पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी रोगी को वैसा ही लक्षण है तो ये दे देने से उसका रोग सही हो जाएगा। और इसमें तो तमाम प्रकार के, इवन जो बिच है डॉग, फीमेल डॉग, उसके दूध से भी बनाया गया है, आपके दवाइयां बनाई गई हैं, खनिजों से भी बनाई गई हैं, सांप के जहर से भी बनाया गया है। आप लोग कभी होम्योपैथ में गूगल पे जाके लिखिएगा लेकेसिस, तो लेकेसिस जो मेडिसिन है वो एक सांप के दवाई से बनी हुई है। ऐसे ही एक और है हिस्पेनिका करके दवाई आती है, वो हिस्पेनिका एक बहुत ही जहरीले मकड़े के जहर से निकाल के बनाई जाती है। तो उसका पूरा सिस्टम ही यही है। तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर क्या है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, सिंगल मेडिसिन। एक सही मायने में होम्योपैथ का डॉक्टर वही है जो आपके सारे लक्षण देखकर, कि सोते हो तो कैसे विचार चलते हैं, अभी क्या सोच रहे हो, मन कैसा रहता है, हर एक तरीके से आपके शरीर का जांच करके एक मेडिसिन को तय करे, सिंगल मेडिसिन तय करे तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर पाता तो फिर 2-3-4 मेडिसिन देते हैं लोग। अभी आप जाके देखेंगे होम्योपैथ के जो मेडिकल्स हैं वहां पर कॉम्बिनेशन में बहुत सी दवाइयां पड़ी होंगी, मतलब वो एक मेडिसिन नहीं ढूंढा गया है। रियल में इसका इलाज सिंगल मेडिसिन पर होना चाहिए। अगर पारंगत चिकित्सक है तो आपके लक्षणों को देखकर एक मेडिसिन ढूंढेगा। और तीसरा उसका तरीका है मिनिमम डोज, मतलब होम्योपैथी मेडिसिन को अगर शुरू करना है तो आपको मिनिमम डोज देना है, मैक्सिमम डोज की तरफ नहीं जाना है। मिनिमम डोज मतलब, थोड़ा सा बोर्ड पर चले हम, अगर आपको थोड़ा सा इस बात को समझना है तो यहां मिनिमम डोज मतलब, अगर हम बात करें मिनिमम डोज मतलब ऐसा नहीं कि आधी खा लो, यहां आधी वाली बात नहीं होती है। इसके डोज चलते हैं एक्स में और CH में, ध्यान रखिए। अब CH में भी 1CH 2CH डॉट 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 डॉट, आप जितना चाहें उतना 1M तक चले जाएंगे, 1 मिलियन CH तक। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको 1CH 2CH इस तरीके से नहीं तो कम से कम 6CH से शुरू करें, 12CH से शुरू करें, 30
एवरेज माना जाता है कि 30 से शुरू करो, 30 CH से शुरू करें, बहुत बढ़ना हो तो 200 CH पर चला जाए। इस तरीके से इसके जो डोज हैं वो मिनिमम डोज पर चलना है, सिंगल मेडिसिन यूज करनी है, प्रयास करना है कि सिंगल मेडिसिन यूज करें। और दूसरी चीज कि इसका सिद्धांत में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। बोर्ड पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आज करने को है नहीं, और इसलिए हम फिर से अपने नोट पर ही आ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर बहुत कुछ बातें हैं नहीं आज हमें देखने के लिए। देखिए अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। कहानी तो इसकी बहुत लंबी है। यूनान में बहुत पहले से ये चीज़ हो रही थी, लेकिन बाद में इस बात को प्रूफ किया, कोडबद्ध किया हेनीमन ने, इसलिए हेनीमन को इसका फादर भी कहा जाता है। जर्मन चिकित्सक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन ने होम्योपैथी के आधारभूत सिद्धांतों को कोडबद्ध किया। 1810 के आसपास ईसाई मिशनरीज द्वारा इसे भारत में लाया गया। 1948 में संविधान सभा द्वारा तथा इसके पश्चात संसद द्वारा पारित एक संकल्प के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई। डेफिनेटली अच्छी चीज है तो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इतनी बात आप इसमें बस समझेंगे होम्योपैथ के बारे में। बाकी डिटेलिंग एक एक पर अगर करना होगा तो डेफिनेटली आगे देखेंगे और जरूर लाएंगे। अब आते हैं योग पर। योग क्या है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। योग मूलतः आध्यात्मिक है। अब अध्यात्म क्या है उस पर हम नहीं चलेंगे अभी, कि अध्यात्म का मतलब क्या है। अध्यात्म का मतलब जनरल जो हम सोचते हैं वो गलत है। अध्यात्म क्या है देखेंगे। आध्यात्मिक व स्वस्थ जीवन जीने की एक कला व विज्ञान है। शब्दार्थ, इसके शब्दों का अर्थ अगर हम देखें तो यूजीर शब्द से ये बना है, जिसका मतलब होता है एकात्म। कुछ लोग इसको यूजा मूल से निकला हुआ मानते हैं, जिसका मतलब होता है समाधि। और समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद ले आके गाड़ दिया वहां पे तो समाधि हो गई, वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब मस्तिष्क की चरम स्थिति व नितांत ज्ञान को हम समाधि कहते हैं। ये भी एक अलग मुद्दा होता है, बट जनरली इतना दिमाग में रख लो। कभी साल भर चलने वाली क्लास है, देखेंगे मौका मिला तो। अब आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पर। 16 से 18 नवंबर के बीच अक्सर इसको एक साप्ताहिक तौर पर उत्सव के तौर पर मनाया जाता है भारत में। सभी, ये बड़ा मजेदार चीज है कि प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कि वायरस से रोग नहीं होता। बोलता कि वायरस रोग फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस रोग फैलाते हैं वो उत्पन्न ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में दूषित पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, और जब हमारे शरीर में दूषित पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हीं दूषित पदार्थों के कारण ही बैक्टीरिया विषाणु उत्पन्न होते हैं, नहीं तो बैक्टीरिया विषाणु उत्पन्न नहीं होते। इसका एकदम पूरा तरीका ही अलग। बोलता कि खाना पीना ही आपका, जो खाना पीना, सोना उठना जागना, यही आपकी औषधि है और यही आपके लिए विष भी है। जो आज के समय में खासकर युवा वर्ग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे रात को खूब रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। डेफिनेटली प्राकृतिक चिकित्सा बोलता है कि उनके अंदर रोग के वो गढ़ हैं, वो रोग के एक बहुत बड़े गढ़ हैं, रोग पैदा होना ही होना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एकदम सिंपल, इसमें औषधि का कोई मतलब नहीं है। ये तो ये बोलती है कि आपको खाद्य, हालांकि आजकल तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। मड बाथ हो रहा है, आयुर्वेद में भी हो रहा है मड बाथ। पहले लोग मिट्टी में जाके काम करते थे, फिर बाद में टाइल्स लगाकर मिट्टी खत्म किए, और अब जा जाके मड बाथ कर रहे हैं। मड बाथ मतलब क्या? कीचड़ से शरीर को ढक देना, फिर कुछ समय बाद हटा देना। मुंह पर मुल्तानी मिट्टी जो लगाते हैं आप, वो भी एक तरीके से मड बाथ का ही एग्जाम्पल है। सन बाथ, सूर्य की रोशनी में जाके बैठ जाना, सन बाथ। तो बहुत कुछ चीजें इसमें हो रही हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां भी इसको अपना रही हैं। लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा ये 16 से 18 नवंबर में अक्सर मनाया जाता है। सभी रोगों का मूल कारण एक है, और वो मूल कारण है शरीर में गंदे सामग्री का इकट्ठा होना। इनके अनुसार खाद्य ही औषधि है, और उपचार क्या है? शरीर से ऐसे विषाक्त सामग्री को हटाना। कैसे भी विषाक्त सामग्री को यहां से हटा दो,
शरीर में से आप स्वस्थ हो जाओगे अगर आपको रोग है तो। ये पद्धति ये भी बोलती है भाई अगर मान लो कोई रोड पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, अभी मोरबी जो पुल गिरा है तो उसमें तो शरीर में कोई गंदगी या गंदी सामग्री इकट्ठा होने से पुल गिरा नहीं था, तो वो तो दुर्घटना है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई दुर्घटना और शल्य चिकित्सा को छोड़कर प्रत्येक रोग का कारण प्रकृति के सर्जरी, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। और हम लोग प्रकृति के नियमों का उल्लंघन इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि रोग तो होना स्वाभाविक है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा बोल रहा है। रात को लेट खाना खाना, रात को लेट तक सोना, लेट सोना, रात भर ही ना सोना, जहां तक अब किसी मजबूरी में अगर ऐसा हो रहा है तो अलग बात है। दिन में पर्याप्त मात्रा में सोना, खाना अगर फ्री का मिल गया तो रात को 4-5 आइसक्रीम भी खा लेना। ये पथ्य अपथ्य आयुर्वेद में अक्सर या हर एक पैथी में पथ्य अपथ्य चलता है। पथ्य मतलब क्या खाने योग्य है आपके, और अपथ्य क्या खाने योग्य नहीं है। और ये प्रकृति पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। उस प्रकृति के अपोजिट जब हम चलने का प्रयास करेंगे हमको रोग होगा। खैर, क्या है कि दुर्घटना अथवा शल्य चिकित्सा सर्जरी को छोड़कर प्रत्येक रोग का कारण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, जिसका प्रभाव शक्ति की कमी। डेफिनेटली जब आपको शरीर में चीजें इकट्ठा होंगी, आप रोगी बनोगे तो आपके शक्ति की शरीर में कमी हो जाएगी, बोलोगे कमजोरी फील हो रही है, शरीर में झंझनाहट हो रही है। रक्त की असामान्य संरचना, रक्त की एक संरचना है, इसमें इतना मात्रा में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इतना मात्रा में WBC होनी चाहिए, इतना मात्रा में RBC होनी चाहिए, इतना मात्रा में प्लेटलेट्स होना चाहिए, तमाम उसकी संरचनाएं हैं। उन संरचनाओं में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं और उस ब्लड टेस्ट में आपको बताते हैं कि भैया आपका हीमोग्लोबिन तो कम हो गया है, आपके प्लेटलेट्स तो घट गए हैं। तो वो क्या हो गया, रक्त की जो संरचना है उसमें असामान्य हो जाएगा वो। और घटना ही नहीं, बढ़ भी सकता है। ये नहीं केवल घटना समस्या है, बढ़ना भी समस्या है। WBC की संख्या सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में 11,000 से के आसपास, 11,000 से 12,000, NCERT 7,000 बताती है प्रति MM³ या प्रति ml ब्लड के में होना चाहिए। और वो अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा मात्रा में तो आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। घटना बढ़ना दोनों ही असंतुलन है। तो रक्त की असामान्य संरचना हो जाती है, शरीर में दूषित सामग्री का संचय होने लगता है। अब इतनी बात आपको दिमाग में बस रख लेनी है, नेचुरोपैथी में इन चीजों को आप ठीक करते हैं तो आप डेफिनेटली सही हो जाएंगे। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं कि हम जिंदगी भर दवाई खा लिए सही नहीं हुआ, लेकिन अपने आप में बदलाव करके देखें सही हो गया। अपने दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है उसमें बदलाव करके देखें सही हो गया। तो दैनिक जीवन में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है और आपको यह करना चाहिए। सोवा रिगपा पे आ जाते हैं तो इसको आमची नाम से भी जाना जाता है, कई लोग अमची भी बोलते हैं, अमची पद्धति। और इसके जो वैद्य होते हैं ना, इसके जो चिकित्सक होते हैं उनको अमची ही कहा जाता है। भारत में भी आप पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो अमची कहे जाएंगे वो वैद्य लोगों को। जैसे आयुर्वेद के वैद्य कहलाते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर कहला रहे हैं, ऐसे अलग अलग नामों से संबोधित होते हैं ये। तो ये अमची कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। सोवा रिगपा मुख्यतः भारत के पहाड़ी राज्यों में प्रचलित है। अपने 250 मतलब 2500 से भी अधिक वर्षों के इतिहास के साथ, BC मिसी नहीं है, ध्यान रख लेना। अपने 2500 से भी अधिक वर्षों के इतिहास के साथ विश्व की प्राचीनतम जीवंत, आज भी प्रैक्टिस में लाई जा रही है, इसलिए जीवंत स्वास्थ्य परंपरा है। उद्गम तिब्बत में माना जाता है, इसलिए चीन भी बोलता है कि हमारा पद्धति है ये। इस पद्धति में मानव की शरीर की रचना में पंच महाभूत तत्वों, विकारों की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों पर जोर दिया जाता है। डेफिनेटली आयुर्वेद में जो बातें हैं, सिद्ध को देखोगे अगर आप और सोवा रिगपा को देखोगे तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से बहुत ज्यादा मिलते जुलते होंगे। ये अंतर इनके मेडिसिन में है बस। अब
आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना लेह में किया जा रहा है। न्यूज में पढ़े होंगे आप लोग। यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान होगा। भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 2010 में मान्यता दी गई। इसे मेन सी खांग पद्धति भी कहते हैं। मेन सी खांग। अब यहां भी दिमाग मत लगा लेना वो जो शुरू में बताया था कि सी मतलब तो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, मेन मतलब आदमी, तो आदमी औरतों को खांग खाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है? नहीं तो फिर ये उत्कृष्ट कोटि का सोच हो जाएगा। मेन सी खांग पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का मौलिक ग्रंथ ग्युत जी कहा जाता है, जिसको हिंदी में 4 तंत्र कहा जाता है। तो ये लगभग जो पद्धतियां थी इनके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो रिमाइंड आईएएस का पब्लिक टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर उपलब्ध हो जाएगा, जो कहते हो जैसे लिखा है हैंड रिटन। और अब ये बात हो गया तो मैं आपको थोड़ा सा स्रोत पर ले चलूंगा कि कहां से ये बात पढ़ सकते हो। और भी पढ़ना हो तो क्या मैं पढ़ाऊंगा या कोई टीचर पढ़ाएगा या कोई किताब खरीदोगे तभी पढ़ोगे, या फिर कहीं कुछ स्रोत है जहां से पढ़ सकते हो? तो उस स्रोत को मैं एक बार आपको बता लूं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे आज के लिए और फिर लेक्चर नंबर 64 में लाइव जुड़ेंगे। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर। ये देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है और इस आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर आप सीधे पहले तो इसको अगर जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में जाएं। अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, यह आपको हिंदी पर ले जाएगा। इंग्लिश चाहते हैं इंग्लिश पर ले जाएगा और नागरिक सेवाओं पर चले जाइएगा। सीधे आपको कहां जाना है? नागरिक सेवाओं पर। नागरिक सेवाओं पर जाने के बाद आप वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो चाहो तो। अगर वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने में तकलीफ है कोई दिक्कत नहीं, आप आयुष पद्धतियां क्लिक कर देना और आयुष पद्धतियां क्लिक करोगे तो उम्मीद करता हूं कि यहां आपको ये दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं और ये देखिए, तो यहां देखिए आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिगपा सारे दिए हुए हैं। एक एक को आप पढ़ लो। जैसे मैं सोवा रिगपा को ही ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, मैं सोवा रिगपा को ही ओपन करके दिखा रहा हूं जिससे थोड़ा आपको लगे। अब देखो इसमें सोवा रिगपा पर थोड़ा इसको मैं जूम करूं तो सोवा रिगपा पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझो। मैं बहुत ज्यादा जूम, देखो सोवा रिगपा पर क्या, सोवा रिगपा का परिचय, सिद्धांत और अभ्यास, प्रशिक्षण और शिक्षा, भारत में सोवा रिगपा की संरचनाएं। आप जब इसमें से जो मन करे वो पढ़ लो। परिचय पढ़ना है परिचय पढ़ लो। अगर परिचय पढ़ना है इसका, अब सारे मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको दे देखो परिचय मिल गया। सोवा रिगपा की एक दवा की एक प्रणाली है जो दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिगपा शब्द का अर्थ है हीलिंग ऑफ नॉलेज। इसका अर्थ भोटी भाषा से है। भोटी भाषा वही, जाहिर सी बात है, इसको चीन, तिब्बत, जितने भी पहाड़ी एरिया, नेपाल में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पूरा पढ़ने वाला नहीं। इंग्लिश में भी यही लिख दिया है, आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। और क्या चीजें थोड़ी सी देखनी है आपको यहाँ कि नागरिक सेवाओं में ये जाके आपने यहाँ से आयुष चिकित्सा पद्धति तो देख लिया। मैं पीछे ले चलता हूँ थोड़ा आपको। ये सोवा रिगपा का परिचय आपने, ये यहाँ से जो मन करे वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये करने के बाद आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये वार्षिक रिपोर्ट जो है इनको भी अगर आपके पास समय रहे तो पढ़ सकते हैं। समय रहे तो आप आयुष मंत्रालय, आयुष संबंधित संगठन, इनके वार्षिक रिपोर्ट भी होते हैं, इन वार्षिक रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। यहां से बहुत कुछ चीजें आपको मिल जाएगा। अब आयुष का अर्थ मैंने आपको यहां से निकाला था, वो दिखाता हूं कि आयुष का अर्थ जो मैंने बोला था वो मैं नहीं बोला था, बल्कि ये मिनिस्ट्री ही आपको आयुष का अर्थ बताती है। कैसे अर्थ बताती है थोड़ा देख लेते हैं। इसके मुख्य पृष्ठ पर मैं आता हूं और मुख्य पृष्ठ पर जब मैं आऊंगा तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट, और अन्य हर राज्य भी अपने अपने यहाँ आयुष विभाग गठित कर लिए हैं आयुष मिशन चलाने के लिए। वो भी यही परिभाषा लिखते हैं और वो परिभाषा क्या है यहाँ जाके आप देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश में क्या बोला है, ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी।
यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी एटसेट्रा। और हिंदी में देखिए, पारंपरिक और गैर एलोपैथी स्वास्थ्य परिचर्चा और उपचार पद्धतियां जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी शामिल है। तो मैंने जो डेफिनेशन वहां पे हिंदी इंग्लिश में आपको दिया है वही दिया है। मुख्य पृष्ठ पे और भी बहुत कुछ बातें हैं। आयुष मंत्रालय के बारे में जान सकते हो, आयुष ड्रग्स कौन कौन सी नई आ रही हैं कभी पूछ ले, आयुष चिकित्सा परामर्श अगर आपको लेना है तो जान सकते हो, इस मंत्रालय के द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं वो देख सकते हो, शिक्षा के क्या इसमें काम है, और इस तरीके से आपको यहाँ चीजें मिल जाएगा। प्लस कोरोना के अवेयरनेस भी आपको मिलेगा। देखिए, हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। स्वच्छता अनमोल है, बेजोड़ है, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दिमाग को जागृत करिए, सोचने का प्रयास करिए, मन में तर्क शक्ति लेकर आइए, दिमाग में सोचिए, तर्क पर चीजों को अपनाइए, मान करना अपनाइए, तब अपने एग्जाम में आप सफल होंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही उधार की बातें बोरी में भरते रहो, इकट्ठा करते रहो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अक्सर ये सोच चाहते हैं कि सर जो पढ़ाया जा रहा है उसको पीपीटी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में हमें उपलब्ध करा दिया जाए। तो मैं बोलता हूं ये आलस्य है, आलस्य का ये चरम उदाहरण है। एक और जोक सुनाता हूं तुम लोगों को, जो सुने ही होंगे कि जो बिना तर्क का एक बच्चा है उसको बोला गया कि बेटा एक काम कर, आलस्य पर एक निबंध लिख। अब वो आलस्य पर निबंध लिखने के लिए पेन और कॉपी लेके बैठा, तो उसने सोचा यार आलस्य पर निबंध लिखना है, और जब आलस्य पर निबंध लिखना है तो इतना दिमाग क्यों चलाना। उसने 3-4 पेज छोड़कर और बस एक लाइन लिख दिया कि यही आलस्य है। और इसमें तर्क देखो कितना बढ़िया लगा लिया वो, भाई उसको कुछ लिखना ही नहीं है, 3-4 पेज छोड़कर लास्ट में लिख दिया कि यही आलस्य है। तो इस टाइप के आलसी बनोगे तो फिर वो जो नंबर देने वाला है वो नंबर भी उसी प्रकार का देगा। वो भी नंबर देते समय क्या करेगा, 0 0 100 नंबर है तो लिखेगा 0 0 3 0 लगा देगा, या 1 0 0 लगा के छोड़ देगा। 1 के जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा के बोल देगा यही आलस्य है, यही नंबर है। तो इसलिए ऐसा काम मत करो, थोड़ा तर्क लगाओ, खुद भी मेहनत करो, तभी बात बनेगी। सिर्फ दूसरे के थ्रू चीजों को पकड़ने का प्रयास करोगे, सफलता नहीं मिलनी है। वो सिर्फ मन को दिलासा देने वाली चीजें हैं। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, मिलते हैं हम लोग इस सीरीज के लेक्चर नंबर 64 में। तब तक अपना ध्यान रखिए और तर्क पर फिर बोल रहा हूं, पढ़ाई करते रहिए। सबको धन्यवाद, थैंक यू।